हेलो साथी, वेलकम टू नवीन ज्ञान कोच। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है, जो कि आपका 7 जुलाई को होने वाला है। तो उसके लिए आज महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम आपके लिए कराएंगे RTE एक्ट 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन। तो चलिए एक छोटी सी वीडियो, मात्र 5 मिनट की वीडियो में अभी कंप्लीट राइट टू एजुकेशन को चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख पा रहा है इस PDF के माध्यम से हम आपको RTE कराएंगे अच्छे से। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन ऑन कर लें। जैसे ही हमारी वीडियो आए उसके तुरंत बाद आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये हमारा आज का चैप्टर है, जो कि आपके लिए सीटेट, यूपीटेट, चाहे DSSP, चाहे RTE यानी कि शिक्षक भर्ती में प्रत्येक यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। और देखिए, जो ये लोगो है ये हमारे YouTube का लोगो है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब व अपना सपोर्ट अवश्य करें। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है वो है नाम विस्तार तथा प्रमुख तिथियाँ। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है हमारा, पहला पॉइंट वो है, देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21 का के प्रभावी बनाने हेतु यह अधिनियम लाया गया। यानी कि जो राइट टू एजुकेशन है वह संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, सीटेट हो चाहे सुपरटेट चाहे यूपीटेट, के राइट टू एजुकेशन संशोधन कब बना? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जिसके तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 नाम से जाना जाता है। जिसको किस नाम से जाना जाता है? बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से। और ये लागू कब हुआ? 2010 में। तो देखिए आगे जो पॉइंट हैं आपके, देखिए प्रमुख तिथियाँ, यानी कि 4 अगस्त 2009 को संसद में यह पारित हुआ था। कौन सा अधिनियम? RTE 2009 4 अगस्त 2009 को संसद से पारित हुआ था। 27 अगस्त 2009 राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में प्रभावी जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह लागू हो गया था। तो लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में। ओके। और संसद में पारित कब हुआ था? 4 अगस्त 2009 में। इस अधिनियम में 7 अध्याय हैं और 38 खंड हैं। तो आज हम इस छोटी सी वीडियो में 7 अध्याय व 38 खंडों को पढ़ते हैं। ओके। देखिए, अध्याय फर्स्ट है आपका प्रारंभिक। चलिए देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यह नियम क्या है? यह नियम है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा, सभी बच्चों का। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, निःशुल्क शिक्षा से अभिप्राय है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने हेतु किसी प्रकार का शुल्क देने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि जो निःशुल्क शिक्षा होगी वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने हेतु किसी प्रकार का शुल्क यानी कोई भी फीस देने के लिए बाध्य नहीं होगा कोई भी बच्चा। ओके। अगला है, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से है। ओके। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय कक्षा 1 से 8 तक, ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से है। संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अधीन इस अधिनियम के उपबंध बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में लागू होंगे। यानी जो हमारा आर्टिकल 29 है और 30 है, इसमें क्या कहा है कि बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाएं। ओके। ये हमारा है अध्याय 2। इसमें क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। चलिए इसको देखते हैं अब। 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।
अगला है प्रारंभिक शिक्षा हेतु बालकों को शुल्क से मुक्ति, यानी कि कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। अगला है निःशक्त बच्चों को अन्य बालकों के समान निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। अगला है बच्चों को अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश का अधिकार होगा। अगला है 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण न होने पर शिक्षा जारी रखने का भी अधिकार होगा। अगला है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने हेतु एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का भी अधिकार होगा। ओके, देखिए अध्याय 3 क्या है, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों के कर्तव्य। देखिए अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के भीतर समुचित सरकारों को निकट का विद्यालय स्थापित करना होगा। अगला है केंद्र व राज्य सरकारें शिक्षा के अधिकार के लिए निधियों की व्यवस्था करेंगी, यानी फंड्स की व्यवस्था करेंगी। अब है केंद्र सरकार के दायित्व, यानी केंद्र सरकार के दायित्व क्या क्या हैं। देखिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का ढांचा विकसित करना, किसका, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का ढांचा विकसित करना, ये किसका दायित्व है, केंद्र सरकार का। देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में हमने अपना टेलीग्राम की लिंक भी डाल दी है, वहाँ से आप जाके इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि सीटेट में प्रत्येक बार राइट टू एजुकेशन हो और एनसीएफ अधिक से अधिक यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए व अपने सभी दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। और अगर आप अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, तो अगला पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षण के मानकों का विकास। और अगला है राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता व संसाधन उपलब्ध कराना है। ये किसके दायित्व में, केंद्र सरकार के दायित्व में। अब देखते हैं राज्य सरकार के दायित्व क्या हैं। अब राज्य सरकार के दायित्व हैं कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, प्रत्येक पोषक क्षेत्र के लिए विद्यालय स्थापित करना। अगला है आधारभूत संरचना यथा भवन, शिक्षक एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना। आगे है प्रत्येक बच्चे का नामांकन सुनिश्चित करना एवं उनकी उपस्थिति तथा प्रारंभिक शिक्षा का अनुश्रवण करना है। अगला है निर्धारित मानकों के अनुरूप स्तरीय शिक्षा प्रदान कराना। और अगला टॉपिक है हमारा, अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का ससमय निर्धारण करना और शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। ये हमारे राज्य सरकार के दायित्व होंगे। अब देखिए स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व, पोषक क्षेत्र के बच्चों के लिए विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये किसके दायित्व होंगे, स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व। अगला पॉइंट है सभी बच्चों को नामांकन तथा उपस्थिति सुनिश्चित करना एवं अभिलेख संधारित करना। आगे है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित करना। अगला है आपका कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव न होने देना सुनिश्चित करना। और अगला आपका पॉइंट है कि विद्यालय के कार्यकलाप का अनुश्रवण करना। ये आपके प्राधिकारी के दायित्व होंगे। अब देखिए अभिभावकों के दायित्व क्या होते हैं। प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे निकटतम विद्यालय में अपने बच्चे का नामांकन सुनिश्चित करें। बस अभिभावकों का दायित्व क्या होगा कि अपने पास के विद्यालय में बच्चों का नामांकन अवश्य कराएं। अभी आपका अध्याय 4 है आपका विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। अब सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है वो है विद्यालय के दायित्व। देखिए सरकार द्वारा स्थापित या सहायता प्राप्त विद्यालय द्वारा बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कराना। आगे क्या है निजी अथवा विशेष श्रेणी के विद्यालय आसपास के निर्धन और वंचित वर्ग के बच्चों को पहली कक्षा में उस कक्षा के बच्चों की कुल संख्या के कम से कम 25% की सीमा तक प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। आगे है प्रवेश हेतु प्रति व्यक्ति शुल्क अथवा दान स्वरूप राशि नहीं ली जाएगी। आगे है प्रवेश हेतु किसी प्रकार की जांच परीक्षा नहीं ली जाएगी। आगे है आपका
आय का निर्धारण जन्म प्रमाण के आधार पर किया जाएगा, किंतु इसकी अनुपलब्धता यानी कि वह नहीं होगी, उस स्थिति में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि उसका एडमिशन नहीं होगा। आगे है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बच्चे को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा और ना ही निष्कासित किया जाएगा। बच्चों को किसी प्रकार का शारीरिक व मानसिक दंड भी नहीं दिया जाएगा। ओके, अब आते हैं हमारे शिक्षकों के दायित्व। विद्यालय में उपस्थिति में नियमितता और समय पालन, ये हमारे शिक्षकों के दायित्व होंगे। आगे है, पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे समय से पूरा कराना होगा। प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करना और तदनुसार शिक्षण करना। आगे है, नियमित अभिभावक बैठक आयोजित करना और शिक्षक द्वारा निजी ट्यूशन नहीं दिया जाना। ओके, ये हमारे शिक्षक के दायित्व होंगे। अब देखिए, जो आपको सुपर टेट व डिजिटल प्रश्न में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये क्या है? छात्र शिक्षक संख्या के मानक यानी कि उनके अनुपात। देखिए, पहले में है विवरण, दूसरे में बच्चों की संख्या, शिक्षकों की संख्या और अनुपात। अब देखिए, विवरण में क्या है? कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राइमरी। देखिए, यदि प्राइमरी में कोई स्कूल में अगर बच्चों की संख्या 60 होगी, कितनी बच्चों की संख्या अगर 60 है तो शिक्षकों की संख्या कितनी हुई? 2। और अनुपात क्या हो जाएगा? 30:1 यानी कि 30 छात्रों पर एक टीचर। ओके, तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा? 30:1। और वहीं अगर बच्चे होंगे हमारे 60 से ऊपर और 90 से कम तो शिक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ओके, अनुपात वही रहेगा 30:1। अगर बच्चों की संख्या है हमारी 91 से 120 तक तो शिक्षकों की संख्या 4 होगी, वह अनुपात हमारा 30:1 रहेगा। और बच्चों की संख्या 121 से 200 तक तो शिक्षकों की संख्या होगी 5 और हमारा जो अनुपात हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 40:1। अब आगे चलते हैं। यदि किसी स्कूल में 150 से अधिक बच्चे हैं तो वहाँ पर एक प्रधान शिक्षक होगा प्लस 5 सहायक शिक्षक होंगे, वही अनुपात हो जाएगा हमारा 40:1। अब देखिए, अपर प्राइमरी कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक वर्ग हेतु न्यूनतम एक शिक्षक, विज्ञान, सामान्य अध्ययन, गणित एवं भाषा के लिए एक शिक्षक होंगे। और अनुपात की बात की जाए तो 35:1 के अनुपात में अतिरिक्त शिक्षक होंगे। छात्र संख्या 100 से अधिक होने पर एक पूर्णकालीन प्रधान शिक्षक होंगे और अंशकालीन अनुदेशक, ललित कला, शारीरिक शिक्षा एवं कार्य अनुभव शिक्षा, ये भी हमारे अलग से टीचर होंगे। तो देखिए, अब हमारा है अध्याय 5। अध्याय 5 है हमारा प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। अब है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में ध्यान रखने वाले तथ्य। पहला है संवैधानिक मूल्यों से अनुरूपता, बच्चों का सर्वांगीण विकास। अगला क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास। आगे है शारीरिक व मानसिक योग्यताओं का विकास। और नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित विधियों यथा क्रियाकलाप व खोज इत्यादि विधियों द्वारा शिक्षण। शिक्षा का माध्यम क्या होगा? मातृभाषा होगा, यानी कि जो बच्चों की मदर टंग होगी उसी भाषा में बच्चों को पढ़ाना होगा। आगे है बच्चों को भयमुक्त एवं चिंता मुक्त बनाना, यानी कि किसी को डांट फटकार के या किसी को मार के हम किसी को पढ़ा नहीं सकते। आगे है बच्चे की योग्यता का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि CCE। ओके, आगे है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। और सबसे अंतिम में है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ये अब आपका अध्याय 6 बाल अधिकारों का संरक्षण।
देखिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन गठित राष्ट्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस अधिनियम के अधीन बालकों को प्राप्त अधिकारों की समीक्षा करेंगे और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। आगे है आपका, बच्चे के शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायत लिखित रूप में संबंधित अधिकारी से की जा सकती है। संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र शिकायतों का निस्तारण करेगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिसका कार्य इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के विषय में केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा। आगे है, राज्य सरकार राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिस कार्य इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देना होगा। देखिए, यह है आपका अध्याय लास्ट 7 प्रकीर्ण, ठीक है। और उसके बाद आपका RTA समाप्त। देखिए, नियम जारी करने की शक्ति। इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी संबंधित नियम बना सकते हैं। अगला है, सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक की गई किसी भी बात के संबंध में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंध समिति या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। ओके, ये आपका क्या है, सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो RTE एक्ट 2009 वह समाप्त होता है। और ये प्रस्तुति हमने कहाँ से ली है, पुष्पा देवी के माध्यम से। तो ये इसकी PDF है। अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप उस लिंक में जाके टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहीं आपको यह PDF मिल जाएगी। और आपको यह वीडियो कैसी लगी उसको आप कमेंट के माध्यम से बताना, और आप सभी इस चैनल को सपोर्ट व सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो देखिए, नन्हे मुन्ने बालक ने लिख ही रखा है कि सब्सक्राइब, धन्यवाद प्रस्तुतिकरण के साथ नवीन ज्ञान कोश। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।